Hello everyone, very welcome to the JMD Group of School YouTube channel and myself Aman Singh. We are discussing about the cell, the basic unit of life. In last class we had studied about the cytoskeleton. We had seen the structure of cilia and flagella. Today we will study the last topic of this chapter, that is nucleus and the chromosome. Okay, so when we had started the chapter, at that time only I had told you that nucleus was discovered by the scientist Robert Brown in year 1831-32. Okay. Some scientists are saying it is 31, some are saying it's 32, but most of the places you will get 32, 1832. Okay, so don't be confused. Discovered by Robert Brown in 1832, and the nucleus is called as director of control of the cell. Controller of the cell and director of the cell. Why it is so? क्यों हम लोग न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं सेल के अंदर में, वो सब कहाँ पे होती है? ऑल आर ऑकरिंग इन द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ द सेल. एंड सो कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का सम टोटल होता है मेटाबॉलिज्म. जो भी प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस. और जो सेल की डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म है सेल की वो कहाँ पे होगी? उसको कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस करेगा. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज the brain of the cell and the controller and director of the cell. फिर इसके पास बहुत सारी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, जैसे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स. तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही है. दैट्स व्हाई इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल. फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेल्स कौन से हैं? दैट इज मैच्योर आरबीसी की जो सेल है. ठीक है, आरबीसी जब प्राइमरी स्टेजेस में होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, पर जब वो मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस उसकी वनिश हो जाती है. ठीक है, सो मैच्योर आरबीसी डोंट हैव द न्यूक्लियस. और एक और प्लांट में भी एक ऐसा सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होती है. तो प्लांट की जो फ्लोएम होती है उसकी जो सीड ट्यूब सेल्स है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के अंदर में. आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीड ट्यूब है, सीड सेल्स है. ठीक है, फ्लोएम फाइबर है. तो उसकी जो कंपोनेंट है सीड ट्यूब, उसके अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, तो आपको एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द cells are not having the nucleus. So it is mature RBC and seed tube element of the phloem. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. अगर हम लोग टिपिकल स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली 4 चीजों से मिलकर के बना होता है. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर की कवरिंग होती है, जो डबल मेम्ब्रेनस जो न्यूक्लियस की कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप. फिर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस की मैट्रिक्स है, जो मीडियम है न्यूक्लियस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. फिर थर्ड थिंग है क्रोमेटिन फाइबर. ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर में डीएनए प्रेजेंट है, जिनके ऊपर में जीन्स प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, और एक और चीज होता है इसमें न्यूक्लियोलस. तो ये 4 चीजें जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होती है. एक एक करके हम लोग सारी चीजों के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहली जो चीज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है वो क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब क्या? जो इन्वेलप हो, जो कवरिंग हो न्यूक्लियस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज द न्यूक्लियर इन्वेलप. एंड जो स्पेस होती है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेनस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस. तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. तो ये बेसिकली क्या? दिस इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, फिर एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में 3000 से लेकर के 4000 पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में इजीली आ जाते हैं. ठीक है, इन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर. देख रहे हो ना,
जहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप है वहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे पोर्स प्रेजेंट है, गैप्स प्रेजेंट है. सो दिस आर बेसिकली व्हाट न्यूक्लियर पोर्स. यहाँ पे तो मैंने 3-4 ही दिखाए हैं, बट जो रियल न्यूक्लियस है उसमें 3000 से 4000 ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो भी सब्सटेंसेस है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इजीली इंटर कर जाए. ठीक है. सो स्पेस तो हमने डिस्कस कर लिया. 3 to 4000 न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, और इनका क्या काम है? दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर इन्वेलप. ये दो मेम्ब्रेनस होता है, बीच की जो स्पेस है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. जो दोनों के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. जो मीडियम होती है, जो मैट्रिक्स होती है न्यूक्लियस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. सो जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सेमी सॉलिड जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सेमी लिक्विड जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या? जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सारी क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं. तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? वेयर दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. इनकी प्रेजेंस के चलते जो न्यूक्लियर की जो पीएच है वो कैसी होती है? दैट इज अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर. ठीक है. सो रिच इन न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, हेंस अल्कलाइन इन नेचर. ठीक है. तो नेचर कैसा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म का? इट इज समवट बेसिक, इट इज समवट अल्कलाइन. सो दिस इज अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. जिसमें डॉट डॉट आप देख रहे हो, जो मीडियम देख रहे हो, वो बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है. फिर हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. The third structure of the nucleus is the nucleolus. ठीक है. न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी थी? साइंटिस्ट का नाम था फॉन्टेना और बाउमेंस. इसको आप FB की तरह याद कर सकते हो. F for Fontana, B for Bauman. ठीक है. तो it was discovered by the scientists Fontana and Bauman. एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो न्यूक्लियोलस होता है, वो कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल, नॉन मेम्ब्रेनस, हॉलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन. जो डार्कली स्टेन जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो बेसिकली न्यूक्लियोलस है वो स्फेरिकल शेप का होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है. ठीक है. एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फॉन्टेना एंड इट इज हॉलो स्ट्रक्चर. हॉलो मतलब कि बीच में एकदम खाली. ठीक है. So this is about the nucleolus. और इसकी फंक्शन क्या है? इसके दो फंक्शन है बेसिकली. पहला फंक्शन क्या है? RNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है. RNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA. RNA is basically what? राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस में इसका रोल है. ठीक है. That is the nucleolus. फिर दूसरी क्या काम करता है? जो 40S और 60S जो सब यूनिट्स हैं, जो लार्जर राइबोसोम है उसके अंदर में दो सब यूनिट्स हैं ना, 40S और 60S, उन दोनों को असेंबल करने में भी कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस हेल्प करता है. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन द असेंबली ऑफ 40S एंड 60S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम. ठीक है. और यहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल. ठीक है. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल. फिर अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर में वो क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स है. क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर में कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं. ठीक है. तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, दैट टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्लेमिंग. क्रोमेटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? क्रोमेटिन मीनिंग थ्रेड. ठीक है. क्रोमेटिन का मीनिंग क्या होता है? थ्रेड. तो ये बेसिकली क्या है? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर इंटैंगल्ड. इंटैंगल मतलब एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं. ठीक है. दे आर समवट कॉइल्ड. An entangled mass of nucleoprotein. न्यूक्लियोप्रोटीन की इंटेंगल मास से क्या बना होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स. ठीक है. और इनकी जब कंडेंसेशन होगी, ये जब कंडेंस करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म द क्रोमोसोम्स. सो बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटिन फाइबर. सो वी डिस्कस 4 थिंग्स इन द न्यूक्लियस. पहली जो चीज हमने देखी वो क्या देखा? न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में देखा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखा, थर्ड न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, फिर क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में देखा. सो दीज आर द 4 थिंग्स इन द न्यूक्लियस. अब हम लोग न्यूक्लियस के बाद क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। सो वही पॉइंट्स हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर में क्या कंपोजिशन है, किस किस चीज़ों से मिल करके बनता है, इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन्स होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, डीएनए को बाइंड करके रखने का काम करती हैं, ठीक है। पैकेजिंग में हेल्प करती है डीएनए के, हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या होता है, क्रोमेटिड्स होती है, क्रोमेटिड की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिड कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए के अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैव अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर में सेंटर में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, उस पर्टिकुलर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम की प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और दोनों साइड वाइज क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होती है, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं, काइनेटोकोर या फिर इसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे जो क्रोमोसोम है वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। तो लेट्स सी दैट क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है और जो दोनों काइनेटोकोर्स हैं वो इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स हैं, जो काइनेटोकोर्स हैं, दिस आर बेसिकली व्हाट क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स अगर इक्वल हैं और जो सेंट्रोमियर है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। फिर सब मेटासेंट्रिक आता है, अगर जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली ऊपर में है, थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, यानी कि एक क्रोमेटिड थोड़ा लार्जर है, दूसरा क्रोमेटिड थोड़ा स्मॉलर है, तो इस तरह की क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर एक क्रोमेटिड बहुत ही छोटा हो, दूसरा क्रोमेटिड बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, यानी कि जो इसकी सेंट्रोमियर है वो बेसिकली पोल के करीब हो, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। फिर लास्ट क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, अगर सेंट्रोमियर एक एंड पे प्रेजेंट है, एक टेल पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंटर में है तो दैट इज मेटासेंट्रिक, सेंटर से जस्ट ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर टेल के टूवर्ड्स है तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टेल पे है तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो गया, ठीक है। कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस को इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, इसमें कि हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में याद करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक महान इंसान का नाम याद रखना है, चंद्र प्रकाश, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, मिस्टर चंद्र प्रकाश, इंजीनियर प्लस लॉयर इन हाई कोर्ट, जनरल प्रैक्टिशनर इन वेटरनरी एंड सीएस इज रेपुटेड पर्सनालिटी। जो चंद्र प्रकाश है वो इतनी सारी डिग्रियां रखे हैं इसलिए वो रेपुटेड पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए जैसे कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँ, जो भी वर्ड्स कैपिटल में है उनको हम लोग को कंसिडर करते हैं। जैसे MR है, MR मतलब कि क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया, M स्टैंड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। फिर दूसरी है चंद्र प्रकाश, यानी कि CH मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो इससे चंद्र प्रकाश से क्या याद हो गया, क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना। और ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फंक्शन 2 है, PL मतलब कि प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। फिर क्या है, लॉयर इन हाई कोर्ट, लॉयर इन हाई कोर्ट से क्या होगा, L स्टैंड फॉर लाइसोसोम, और लाइसोसोम का क्या काम है, ये सुसाइडल बैक ऑफ द सेल है, ये जो भी सेल्स हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस करता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम की फंक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस करना। फिर जनरल प्रैक्टिशनर, तो GP
जो गोल्गी बॉडी है उसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग करना। फिर वेटरनरी एंड सीएस, सो वी और टी को इसमें मैंने कैपिटल में लिखा है, तो वी फॉर क्या, वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, टर्जिडिटी बनाना सेल की, मतलब सेल को स्वेल करने में हेल्प करने में कौन हेल्प करता है, वैक्यूल। फिर सीएस जो सेंट्रोसोम्स हैं उनका फंक्शन क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। फिर रेप्लिकेटेड पर्सनालिटी आरपी, इट इज ये राइबोसोम जो है वो क्या काम करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इस तरह से आप सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में याद कर सकते हो। मिस्टर चंद्र प्रकाश, इंजीनियर प्लस लॉयर इन हाई कोर्ट, जनरल प्रैक्टिशनर इन वेटरनरी एंड सीएस इज अ रेप्लिकेटेड पर्सनालिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। वेरी हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू।